Good morning, students. In the last class, we have started our chapter gravitation and studied about the universal law of gravitation, okay, and constant for gravitational constant, that is capital G, and acceleration due to gravity, that is small g. Okay. Today we will discuss about the difference between the capital G and small g. Okay. There is a difference between small g and capital G, as capital G is gravitational constant and small g is the acceleration due to gravity. And what is the formula of small g? It is capital G m upon r square. Okay, here the difference table is given. First difference is the values, the numerical values, that is the 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kilogram square is the gravitation constant, and gravitational acceleration is 9.8 meter per second square. It is a constant capital G. Okay, so it always remains constant everywhere, and for small g its value varies at various places, like the earth have 9.8 meter per second square, the moon have some other g, the Venus, the other planets, the have the other values of small g. Okay, their units also are different. The capital G's unit is Newton meter square upon kilogram square, and acceleration due to gravity small g's unit is meter per second square. Capital G is a scalar quantity. Okay, only magnitude we have known with the magnitude only. We don't know about the direction. Okay, but small g has both magnitude and direction, so it is a vector quantity. Okay, now we'll take the example and understand the concept. If two stones of 150 gram and 500 gram are dropped from a height, okay, masses are different, 150 gram and 500 gram, which stone will reach the surface of the earth first and why? Explain your answer. देखो अच्छा क्वेश्चन है। एक दो स्टोन्स, अगर एक 150 ग्राम का स्टोन है, एक दूसरा 500 ग्राम का स्टोन है, अगर सेम हाइट से फेंका जा रहा है तो कौन सा स्टोन पहले पहुंचेगा अर्थ पे? ठीक है, दोनों पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, दोनों में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। ठीक है, तो अब हम इसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। तो गैलीलियो ने जो था वो उसने फर्स्ट टाइम इसको डेमोन्स्ट्रेट किया था। ठीक है, क्योंकि फ्रीली फॉलिंग जो ऑब्जेक्ट है उसमें क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉलिंग टुवर्ड्स अर्थ डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब गैलीलियो ने ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया था कि कोई ऑब्जेक्ट जो आ रहे हैं अर्थ की तरफ, उनके मास पे डिपेंड नहीं करेगा उनका एक्सेलरेशन, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा। ठीक है, इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। जैसे कि हम एक मास लेते हैं स्मॉल m का, उसको फॉल होने देंगे डिस्टेंस r से टुवर्ड्स द फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो फोर्स कितना लगेगा? जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, मास ऑफ अर्थ रखने पर हम वैल्यू निकाल सकते हैं स्मॉल ए की, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। किसी भी बॉडी का जो, चाहे वो 150 ग्राम की हो या 500 ग्राम की हो या उससे ज़्यादा की हो, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर फ्रीली फॉल हो रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन जो हो रहा है उसका ऑब्जेक्ट का, वो किसी भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी का, वो क्या करेगा? मास पर डिपेंड नहीं करेगा। गैलीलियो ने इसको पहले ही ऑब्जर्वेशन कर लिया था न्यूमेरिकली। ठीक है, अर्थ डिपेंड्स ऑन द सो it only depends on the mass of the earth and height of the object from the center of, and this height of the object from the center of the earth। ठीक है, तो ये सिर्फ डिपेंड करेगा हाइट कितनी है, कितनी हाइट से फेंका गया, उसी पे एक्सेलरेशन की वैल्यू अलग अलग आएगी, और उसकी जो फोर्स कितनी लगा रहा है, मतलब मास फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? मास के प्रोपोर्शनल है, तो अर्थ का मास जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जो स्टोन्स हैं 150 ग्राम के और 500 ग्राम के, वो दोनों सरफेस पे साथ साथ आएंगे। ठीक है, अगर एक भारी स्टोन को भी फ्रीली फॉल करेंगे या फिर 150 ग्राम को भी फ्रीली फॉल करेंगे, तो दोनों स्टोन क्या करेंगे? एक साथ अर्थ सरफेस पे आएंगे। ठीक है, स्टोन्स ऑफ मास विल रीच द अर्थ सरफेस टुगेदर। अब हमने चैप्टर 8 में इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन हो रहा है, कोई डिस्टेंस कवर हो रहा है विद वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वी विल डिस्कस अबाउट दिस with the three equations of motion। ठीक है, the case first is when an object is falling towards earth with initial velocity u। अगर कोई ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, ठीक है, फॉल हो रहा है, तो उसमें हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन चेंज हो जाएगी।
ठीक है ना। जो हमने मोशन में पढ़ी थी वहाँ पे क्या था, स्मॉल a था, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी ना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे a रिप्लेस हो जाएगा किसी भी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए, a रिप्लेस हो जाएगा g से, स्मॉल g से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। ठीक है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी एस टी, ओके, और जी टी एच इज़ रॉन्ग रिटर्न ईयर, जी टी हो जाएगा। ठीक है, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। ओके, जब भी कोई ऑब्जेक्ट फॉल होगा फ्रॉम रेस्ट पोजिशन, ठीक है, फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट पोजिशन मीन्स विद इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये रेस्ट पोजिशन से कोई फॉल हो रहा है तो v इज इक्वल टू जी टी हो जाएगा उसकी वेलोसिटी, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर उसकी हाइट हो जाएगी, और जो फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच हो जाएगा u जीरो होने पर। तीसरा केस है जब ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाता है इनिशियल वेलोसिटी u से, तो जो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो नेगेटिव में लेना पड़ता है। ऊपर जाती हुई चीज़ का कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट वी हैव टू टेक एज द with the negative sign minus of g। okay, so our equations becomes v is equal to u minus gt, h is equal to ut minus half gt square, and v square is equal to u square minus 2gh. Now as we have studied, the force is directly proportional to the mass of the bodies, product of the mass of the two bodies. So what is the mass? Mass of a body is the quantity of matter contained in it। okay, mass क्या होता है, किसी भी बॉडी के अंदर कितना क्वांटिटी में मैटर है वो उसका मास कहलाता है। मास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई बस डायरेक्ट मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। इसकी यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट किलोग्राम है जिसको शॉर्ट फॉर्म में केजी लिखते हैं। मास जो है बॉडी का वो कांस्टेंट होता है, प्लेस टू प्लेस डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, इसको स्मॉल m से डिनोट किया जाता है, और मास ऑफ ए बॉडी कैन नॉट बी ज़ीरो, ये कभी भी ज़ीरो नहीं होता। ठीक है, मास के बाद जो हमें पढ़ना है वेट। मास और वेट हमें कॉमन लैंग्वेज में तो सेम ही चीज़ लगती है, लेकिन फिज़िक्स में ये दोनों डिफरेंट्स हैं। ठीक है, मास हर जगह कांस्टेंट रहेगा, मास कभी भी चेंज नहीं होगा, सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। लेकिन वेट जो है वो चेंज होता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्योंकि वेट का जो फॉर्मूला होता है mg के बराबर होता है। वेट के बारे में हम पढ़ेंगे। व्हाट इज़ वेट? द फोर्स विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, अर्थ जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के सेंटर की तरफ, वो क्या कहलाता है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, इट इज़ नोन एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका फॉर्मूला हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से लेंगे। फोर्स इज इक्वल टू एम है, सो इन केस ऑफ अर्थ ए इज इक्वल टू जी, सो फोर्स इज इक्वल टू एम जी। जितना फोर्स लग रहा है अर्थ का वो कितना लग रहा है, एम जी के बराबर लग रहा है, तो हम उसको इक्वेट कर देंगे द वेट से। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही वेट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है W इज इक्वल टू एम जी के बराबर होता है। सो व्हाट इज़ द फोर्स एंड वेट इज़ द फोर्स, एंड SI यूनिट ऑफ द वेट इज़ ऑल्सो न्यूटन, क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन है, तो इस वेट की यूनिट भी न्यूटन ही होगी। ये जी पर डिपेंड करता है और इसकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी नहीं होती है। ठीक है, और ये स्मॉल जी पे डिपेंड करता है। अब 1 किलोग्राम वेट को अगर हमें न्यूटन में एक्सप्रेस करना हो तो कैसे करेंगे? ठीक है, 1 किलोग्राम को मास लिया जाता है। ठीक है, इट इज़ द यूनिट ऑफ मास। तो मास और स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8, सो 9.8 इंटू 1 इज़ 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम वेट इज़ इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ठीक है, 1 किलोग्राम वेट होता है 9.8 न्यूटन फोर्स के बराबर या वेट के बराबर। ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ का है वो ऑब्जेक्ट पे लगता है 1 किलोग्राम पे, वो क्या कहलाता है, 1 किलोग्राम वेट कहलाता है। ठीक है, मास और वेट पढ़ा तो हमने इसके टेबल्स में इसके डिफरेंस को और क्लियर कर लेते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन द मास एंड वेट। ओके, सो मास जो होता है ऑब्जेक्ट का वो जनरली क्या होता है, किस मैटर के अंदर क्वांटिटी कितनी है, और हमने पहले भी पढ़ा था फर्स्ट लॉ में, कैन बी मेजर्ड बाय इट्स इनर्शिया। मास को मेज़र किया जाता है उसके इनर्शिया से, वेट को मेज़र किया जाता है उसके m इंटू जी से, स्मॉल इन m इंटू जी। टोटल क्वांटिटी मैटर कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट। मास की डेफिनेशन क्या होती है, टोटल क्वांटिटी ऑफ ए मैटर कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एंड जो वेट है उसकी जो होगी डेफिनेशन वो क्या होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट। ओके,
weight is the gravitational force by which earth attracts an object is called the weight of the object. मास जो है ऑब्जेक्ट का हर जगह पर सेम रहेगा, इट रिमेंस कांस्टेंट एट ऑल द प्लेसेस. वेट है ऑब्जेक्ट का वो डिफरेंट होगा डिफरेंट प्लेसेस. ठीक है. मेजरमेंट ऑफ मास इज डन बाय यूजिंग ए पेन और बीम बैलेंस. ठीक है. एक बीम बैलेंस का यूज़ कर कर या पेन का यूज़ कर कर मास मेजरमेंट किया जाता है. और वेट का जो मेजरमेंट है वो स्प्रिंग बैलेंस पे किया जा सकता है. मास डज नॉट चेंज इवन वैल्यू ऑफ जी इज जीरो एट एनी प्लेस. ओके. अगर जी कहीं पे जीरो होगा तब भी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर जीरो भी होगा किसी जगह का तब भी मास वहाँ पर चेंज नहीं होगा. लेकिन वेट जो है ऑब्जेक्ट का वो जीरो हो जाएगा अगर जी स्मॉल जी जीरो है, क्योंकि वाइट इज इक्वल टू एम जी होता है. ठीक है. वेट अगर मास और जी दोनों पर डिपेंड करता है, लेकिन जी जीरो होगा तो वेट जीरो होगा लेकिन मास जीरो नहीं होगा. ठीक है. मास कभी भी नेगेटिव भी नहीं होता है. ठीक है. और मास कोई ना कोई वैल्यू जरूर होती है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड द वेट, small g and capital G. Today we have discussed. So learn these topics and write in your notebooks. Okay. And use of the equations of motion with replacing the small a with small g. Okay, for the freely falling objects. Okay. So this is all for today. Thank you. Have a nice day.